नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत सीट से चुनाव लड़ेंगे और यह फैसला फाइनल हो चुका है। आज चंपावत से बीजेपी विधायक कैलाश गहतोड़ी अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। गहतोड़ी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा देने के बाद गहतोड़ी ने कहा कि चंपावत बॉर्डर एरिया है, विकास की दृष्टि से पिछड़ा है। सीएम धामी यहां से लड़ेंगे तो चंपावत में विकास की बयार बहेगी। इसके अलावा सीट छोड़ने के पीछे मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। रिजाइन करने के बाद कैलाश गहतोड़ी सीएम आवास भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने सीएम से मुलाकात की। से दूसरी बार के विधायक कैलाश गहतोड़ी ने आज रिजाइन दे दिया है। उन्होंने सीट खाली कर दी है मुख्यमंत्री के लिए। कैलाश गहतोड़ी वो विधायक हैं जिन्होंने जब 23 मार्च को रिजल्ट निकला था उसके तत्काल बाद उन्होंने ये ऑफर किया था कि वो मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ सकते हैं यदि धामी चाहें तो। सर, शुरू में जो बात आपने कही थी फाइनली आपने इस पर रिजाइन भी कर दिया, क्या कुछ कारण थे इसके पीछे जो आपने पहले ही दिन ये कह दिया था कि मैं सीट छोड़ सकता हूँ धामी के लिए? देखिए, मैंने अभी भी कहा आपसे कि पूरा उत्तराखंड आहत था जिस दिन माननीय धामी जी हारे थे। तो हमने भी जो 6 महीने का उनका कार्यकाल देखा था, हमको लगता था उत्तराखंड खड़ा होने वाला है। तो एकाएक एक घटना घटती है तो हम भी एकदम से आहत होते हैं और मन से आवाज़ निकलती है कि नहीं, ये डेमोक्रेसी नहीं है, प्रजातंत्र का रूप बदल गया है। और एक काम करने वाले व्यक्ति को अगर इस तरीके से आघात पहुंचता है तो फिर जो है कैसे उम्मीद करेंगे किसी को कोई काम करे। तो हमने उसी दिन कह दिया था, देखिए लड़कपन नहीं है हमारा, हम 53-54 साल के हैं, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे थे, हमने दिल से कहा था। और उस दिन के बाद जितने भी आपके लोग, जितने मीडिया के लोग आए, मैंने लगातार उनसे कहा हाँ मैंने कहा है और ये होना चाहिए। और मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे संगठन का और माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उनने मेरे आग्रह को स्वीकार किया और मेरे क्षेत्र से लड़ने का की सहमति जताई है। सर, गहतोड़ी जी क्या सरकार में दायित्व की भूमिका में देखेंगे? देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, मेरा कर्म जितना है वो मैं करता जाऊँगा और मैंने किसी चाह से ये सब नहीं किया है और कभी प्रतिफल की इच्छा रखी भी नहीं है, न रखूँगा। और मैं चाहता हूँ मेरी पार्टी ने जहाँ तक मेरे को पहुँचा रखा है और मेरी पार्टी का झंडा हमेशा ऊंचा रखूँ और किसी भी भूमिका में रहूँ तो पार्टी के प्रति मेरा समर्पण रहेगा। जैसा आदेश होगा उनका पालन करूँगा। तो आप थे कैलाश गहतोड़ी जिन्होंने आज विधानसभा स्पीकर को अपना रिजाइन सौंपा विधानसभा की सदस्यता से। कैलाश गहतोड़ी का कहना है कि उन्हें किसी फल की इच्छा नहीं है। भविष्य में उनका क्या दायित्व होगा, क्या उनका रोड मैप होगा, उन्होंने कहा कि जो संगठन तय करेगा उस पर वो चलेंगे। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। वहीं कैलाश गहतोड़ी की इस्तीफा देने के बाद उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मंत्री सौरभ बहुगुणा, चंदन रामदास, विधायक खजानदास मौजूद भी रहे। मदन कौशिक ने गहतोड़ी को बधाई दी और कहा, हम हर समय चुनाव के लिए तैयार हैं। वहीं गहतोड़ी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने गहतोड़ी को बधाई दी। आपने ऐसे व्यक्ति के लिए सीट छोड़ी थी कि आपके काम। आज हमारे माननीय विधायक चंपावत कैलाश गहतोड़ी जी ने विधानसभा से त्यागपत्र दिया है और वो त्यागपत्र स्पीकर होने के नाते मैंने स्वीकार किया है। लोग बैठने के बाद चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद संगठन में केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत की और बातचीत होने के बाद कल ये डिसाइड हुआ कि आज कैलाश गहतोड़ी जी अपने विधानसभा की सदस्यता से रिजाइन करेंगे। और आज उन्होंने अभी विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ अपना इस्तीफा दिया, जिसको विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार किया है। मैं गहतोड़ी जी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने राज्य में एक ऐसी सीट अपने मुख्यमंत्री के लिए छोड़ी है जो निश्चित रूप से जनता के दिलों पर आपने राज करते हुए एक शानदार लगातार जीत आपको मिली है।
और इसी पर बातचीत करने के लिए सुनील नौप्रभात इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, आप कैलाश गैतोड़ी ने अपना इस्तीफा दे दिया है, चंपावत सीट खाली हो चुकी है, तो कब तक इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा कि मुख्यमंत्री धामी यहां से चुनाव लड़ेंगे, जो एक औपचारिक ऐलान कहा जा सकता है? देखिए नीलू, बीजेपी अपनी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। जिस तरह से हम लगातार ये बात कर रहे थे कि कैलाश गैतोड़ी मुख्यमंत्री के लिए अपनी सीट छोड़ सकते हैं, आज वो भी क्लियर हो गया। बीजेपी सांगठनिक तौर पर इसकी तैयारियों में जुट गई है। 23 अप्रैल को यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष आ रहे हैं। 24 अप्रैल को तमाम विधायकों, मंत्रियों, प्रदेश पदाधिकारियों और संगठन के लोगों के साथ वो मीटिंग करेंगे। चूंकि BL संतोष बीजेपी के सांगठनिक प्रभारी भी हैं उत्तराखंड के, इसीलिए 24 अप्रैल की मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण होगी और उसमें पूरी रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरह से बीजेपी बाई इलेक्शन में जाएगी चंपावत में। बीजेपी को हर हाल में ये सीट जीतनी है, इसीलिए बीजेपी हल्के में नहीं लेना चाहती, फूक फूक कर कदम रख रही है। ठोस रणनीति इसकी बनाई जा रही है। जिस तरह से हमने मदन कौशिक से भी पूछा कि आखिर बीजेपी क्या प्लान कर रही है, कब तक वो चुनाव में जाएगी, हालांकि उन्होंने ये बात कही कि ये अब इलेक्शन कमीशन को देखना है कि वो कब इलेक्शन कॉल करता है। लेकिन मदन कौशिक का कहना था कि बीजेपी हर समय तैयार रहती है, हम हर समय चुनाव के लिए तैयार हैं। लेकिन जो बीजेपी से जुड़े सूत्र है, जो बात हमने बातचीत नेताओं से की, बीजेपी की कोशिश है कि जून फर्स्ट वीक में कम से कम चुनाव यहां पर करा लिए जाएं। हालांकि जो विधानसभा के स्पीकर हैं वो भी इलेक्शन कमीशन को इस बात की सूचना देंगी, इंफॉर्मेशन देंगी कि जो चंपावत सीट है वो खाली हो चुकी है। लेकिन बीजेपी की अपनी एक कोशिश होगी, सरकार की भी अपनी एक मंशा होगी कि वो जल्द से जल्द चुनाव में जाए। और जो जानकारी मिली है कि बीजेपी चाहती है कि जून फर्स्ट वीक तक या जून मिड तक हर हाल में यहां पर चुनाव संपन्न करा लिए जाए। बिल्कुल, तो जून की शुरुआत में चुनाव संपन्न कराने की बात हो रही है और सबसे बड़ी बात यही कि सुनील की पूरी तैयारी के साथ ही मैदान में बीजेपी उतरना चाह रही है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे कुछ और खबरों पर भी जानकारी लेनी है। लेकिन अब बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की करें तो चंपावत से चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री की सीट का उपचुनाव कांग्रेस के लिए पहली बड़ी चुनौती होगा, जहां पर बीजेपी से पार पाना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। चंपावत से उपचुनाव सीएम पुष्कर सिंह धामी को लड़ना है, लेकिन टेंशन कांग्रेस की बढ़ी हुई है। 2022 विधानसभा चुनाव में करारी हार झेल चुकी कांग्रेस के लिए इस बार का चुनाव कतई भी आसान नहीं होने वाला। बीजेपी पहले ही प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में है और जिस तरह का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी पर दूसरी बार जताया है, ऐसे में कांग्रेस मुकाबले में पहले से ही कमजोर नजर आ रही है। मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूं और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से इस चुनाव को लड़ेगा। हम फ्री पास नहीं देंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा को भले ही संगठन और कार्यकर्ता पर भरोसा हो, लेकिन जिस कांग्रेस में बड़े नेता ही आपस में भिड़े हो, गुटबाजी ने जिस पार्टी को विधानसभा में विपक्ष में बिठा दिया हो, वहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के उपचुनाव में कांग्रेस बड़ा कमाल करने की स्थिति में दिख नहीं रही। हमारी कोशिश होगी कि हम उस चुनाव को बहुत गंभीरता से लें, पूरी ताकत से लें और पूरा कांग्रेस संगठन, हमारे वरिष्ठ नेता इस चुनाव में पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत कर इस चुनाव में हमारे जो भी प्रत्याशी पार्टी हाईकमान तय करेंगे उसको जिताने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। जो कांग्रेस गुटबाजी, आपसी खींचतान और मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे मुद्दों पर पूरा विधानसभा चुनाव हार गई हो, उसके लिए उपचुनाव जीतना नामुमकिन सा नजर आता है। और खास बात तो ये भी है कि 2017 के बाद कांग्रेस कोई बड़ा चुनाव नहीं जीत पाई है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और देहरादून से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी का बड़ा बयान सामने आया है। रितु खंडूड़ी ने की कोटद्वार को जिला बनाने की मांग है। उन्होंने कहा कि जिला बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, जिला बनाने में अधिकारी अटकाते हैं संसाधनों का रोड़ा। कोटद्वार में नहीं बन सकता मेडिकल कॉलेज, नियमानुसार एक जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज हो सकता है। तो एक बड़ा बयान अब रितु खंडूड़ी की तरफ से दिया गया है। उन्होंने कोटद्वार को जिला बनाने की बात कही है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी का एक बड़ा बयान, जो हम आपको बता रहे हैं कि रितु खंडूड़ी ने कोटद्वार को जिला बनाने की मांग की है।
माननीय विधायक चंपावत थे कैलाश गैथोड़ी जी, वो आए थे सुबह और उन्होंने अपना विधानसभा से इस्तीफा दिया है और स्पीकर होने के नाते मैंने वो जो उनका इस्तीफा था उसे मंजूर कर लिया है। सवाल ये है कि कल आपने लाड़ को लेकर बैठक ली है, क्या कुछ दिशा निर्देश अधिकारी को दिया? देखिए, ऐसा है, उस मार्ग को समझने के लिए पहले तो ये बैठक हुई थी। मैं जानना चाहती थी कि इसमें इतनी डिले क्यों हो रही है, क्या कारण है कि हम इसको बना नहीं पा रहे हैं। तो पहले उसको मैंने समझा और अभी आप लोग सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की एम्पावर्ड कमेटी आई थी और उन्होंने वहाँ एक कुछ रिपोर्ट बनाई है। वो रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है, लेकिन हमने दोनों, मैंने जो हमारे अफसर हैं उनसे ये कहा है कि हम दोनों तरह से तैयारी करें। अगर वो हमें परमिशन देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हमें नहीं देते हैं तो हम ये मान के चलें कि। और देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों की समस्याएं सुनी। सीएम हाउस के मुख्य सेवक सदन में सीएम धामी आम लोगों से मिले और इस दौरान मुख्यमंत्री के सामने पानी, बिजली, सड़क और पेंशन से जुड़ी जो मामले थे वो सामने आए, जिस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्रवाई के अब निर्देश दिए हैं। हरिद्वार में लाइब्रेरी निर्माण में घोटाले के आरोप पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हाईकोर्ट में जवाब दाखिल नहीं कर सके हैं। हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय और मदन कौशिक को जवाब दाखिल करने के लिए दिया है। मदन कौशिक पर साल 2010 में अपनी विधायक निधि से लाइब्रेरी के नाम पर गड़बड़ी का आरोप है कि जिन जगहों पर विधायक निधि से लाइब्रेरी दिखाई गई वहां पर बारात घर, धर्मशालाएं हैं। तो एक याचिका लगाई गई थी मदन कौशिक को लेकर। हरिद्वार में लाइब्रेरी निर्माण का ये पूरा मामला था, 2010 का ये मामला बताया जा रहा है और इसी मामले पर अब कहा यह जा रहा है कि क्या यहां पर लाइब्रेरी का निर्माण हुआ था। कोर्ट ने इस बारे में जवाब देने को कहा है और कोर्ट ने 4 हफ्ते का और समय दिया है मदन कौशिक को 4 हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करना है। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के दौरे पर रहेंगे। चंपावत में सीएम धामी गुरु गोरखनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन भी करने वाले हैं। मुख्यमंत्री दोपहर 1 बजे मंदिर पहुंचेंगे और उसके बाद शाम को 4:30 बजे वापस देहरादून पहुंचेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी के साथ कैलाश गैतोड़ी भी मौजूद रहने वाले हैं। सीएम धामी की सीट के ऐलान से पहले चंपावत का ये दौरा खास माना जा रहा है। तो कैलाश गैतोड़ी जो यहां से विधायक थे, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, लेकिन आज पुष्कर सिंह धामी चंपावत जाने वाले हैं। और 4 धाम यात्रा में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक के मुद्दे पर अब राजनीति शुरू हो गई है। कोई बीजेपी नेता हिंदुओं से मजारों में ना जाने का निवेदन कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि 4 धाम कोई भी आए, लेकिन नियम वो मानने होंगे जो हिंदू संस्कृति में सबको मानने होते हैं। उत्तराखंड के 4 धाम में गैर हिंदू ना आए, हरिद्वार के साधु संतों की इस मांग ने देवभूमि में सियासत गरमा दी है। बद्रीनाथ से बीजेपी विधायक रहे महेंद्र भट्ट का कहना है कि कोई भी 4 धाम आ सकता है, लेकिन उसे नियम कायदे मानने होंगे। मसलन चंदन का टीका लगाना होगा, तुलसी की माला पहननी होगी, चरणामृत पीना होगा और भगवान गणेश का पूजन करना होगा, और ये सब अनिवार्य होगा। अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति है, सिख है, ईसाई है, अब सिख को तो हम अपना पंथ मानते हैं, लेकिन बाकी जो धर्मों के लोग हैं और वो आना चाहते हैं, चंदन लगाते हैं, चरणामृत लेते हैं, गले के अंदर तुलसी की माला पहनते हैं, पूजा में भाग लेते हैं, है ना। तो स्वाभाविक रूप से हम तो चाहते हैं पूरा विश्व हमारी संस्कृति को मानने वाला बने। उसके लिए अगर मेरे उत्तराखंड में 4 धाम सबको हिंदू संस्कृति जोड़ने वाले धाम बनते हैं तो सबसे बड़ी बात क्या है। और अगर ऐसा करके किसी का धर्म बदले तो इसकी रक्षा खुद उस नागरिक को ही करनी होगी। महेंद्र भट्ट का कहना है कि 4 धाम से हिंदू संस्कृति आगे बढ़े, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जितने भी हिंदू धर्म वाले हैं, जितने सनातन धर्मी हैं, उनको कम से कम मजारों में जाने से अवहेलना करनी चाहिए और अपने धर्म को जो सत्यनिष्ठा से निभाना चाहिए। और हमें भी अपेक्षा करते हैं कि कोई हमारे धर्म पे दूसरा गैर मजहबी आता है तो उसको हमारे यहाँ के टीका लगवाना, छुट्टी रखना और हमारे अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार पूजा पाठ करना चाहिए। और अगर यदि नहीं करते हैं तो उनको हमारे धार्मिक स्थलों में आने का कोई अधिकार नहीं है।
बात मंदिरों की पवित्रता और सनातन संस्कृति की हो रही है। वहीं लैंसडाउन से बीजेपी विधायक महेंद्र दिलीप रावत का कहना है कि हिंदुओं को मजारों में नहीं जाना चाहिए और सनातन संस्कृति को बचाना चाहिए। उत्तराखंड के चारधाम देवभूमि की असल पहचान है, जहां दर्शन के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में साधु संत और बीजेपी नेता चाहते हैं कि चारधाम में गैर हिंदुओं की एंट्री बंद करके देवभूमि की संस्कृति का संदेश पूरे देश में जाए। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और हरिद्वार में प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर के नाम पर फर्जी ट्रस्ट बनाकर श्रद्धालु और भक्तों से पैसे ऐंठने का मामला सामने आया है। मनसा देवी ट्रस्ट के सदस्य अनिल शर्मा ने 9 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। वहीं मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि मंदिर समिति के कुछ कर्मचारी अन्य लोगों के साथ मिलकर मंदिर की संपत्ति हड़पने के लिए इस तरह की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने धोखाधड़ी करने वालों से अपनी जान को खतरा भी बताया है। जो हमारे अधिकारी यहाँ पे है, रजिस्ट्रार जो है, रजिस्ट्रार साहब ने ये ट्रस्ट जो है कैसे रजिस्टर्ड किया, जबकि ट्रस्ट में क्या लिखा है, मनसा देवी मंदिर धर्मार्थ ट्रस्ट। भाई आप मनसा देवी नाम लिखते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, आपने मनसा देवी मंदिर के नाम का ट्रस्ट कैसे बनाया? ये जो हमारे यहाँ के जो रजिस्ट्रार है, मैं उनसे ये पूछूंगा, मैं उनके ऊपर भी केस दायर में करूंगा। अभियोग पंजीकृत करने के बाद जैसे फैक्ट आएंगे, फैक्ट के हिसाब कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन सही कौन गलत, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। और हल्द्वानी में पुलिस को नशे के खिलाफ कार्रवाई में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 ऐसे भाई बहनों को गिरफ्तार किया है जो नशे के इंजेक्शन बेचा करते थे। साथ ही 2 पिता पुत्र भी पुलिस की पकड़ में आए हैं जो स्मैक बेचने का काम करते थे। पुलिस ने दोनों मामलों में 400 इंजेक्शन और 120 ग्राम से ज्यादा स्मैक भी बरामद की है। बरामद स्मैक की कीमत 13 लाख रुपए बताई जा रही है। एसएसपी ने पुलिस टीम को 10,000 का इनाम भी दिया है। हमारे बेल बाबा के पास चेकिंग के दौरान इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे 129 ग्राम स्मैक पकड़ी गई है, जिसकी मूल्य लगभग 13 लाख के करीब है। और इनका टारगेट हल्द्वानी के स्कूल ज़्यादातर टारगेटेड रहते थे। और इस टीम को मेरे द्वारा 10,000 रुपये की इनाम की घोषणा की गई है। और 8 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट और 22 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुल जाएंगे, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी शासन स्तर पर डॉक्टरों की नियुक्ति की डिमांड की है। गोचर से लेकर बद्रीनाथ धाम तक सभी स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए प्रयास कर रहा है। बद्रीनाथ के लिए भी एक फिजिशियन और हमारे जोशीमठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए एक ऑर्थो सर्जन और एक फिजिशियन की मांग की है। और कर्णप्रयाग के लिए भी हमने एक ऑर्थो सर्जन और एक फिजिशियन की मांग की है। उम्मीद करते हैं कि इस सीजन, यात्रा सीजन से पहले ही हमें ये उपलब्ध हो जाएंगे, ये विशेषज्ञ चिकित्सक। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से राख से टाइल्स तैयार की तकनीक विकसित की गई है और इस तकनीक से पेपर, चीनी मिल सहित दूसरे उद्योगों से निकलने वाले राख से टाइल्स तैयार किया जा रहा है। साइंटिस्ट और रिसर्च स्टूडेंट्स ने 98% राख में 2% केमिकल मिलाकर टाइल्स बनाई है। विश्वविद्यालय ने दावा किया कि ये टाइल्स बाजार में बिकने वाली सिलिकेट से बनी टाइल्स की अपेक्षा 70% सस्ती और ज्यादा मजबूत है। वहीं इस नई टेक्नोलॉजी से टाइल्स बनाने में राख का निस्तारण होगा और पर्यावरण भी सुरक्षित होगा। हमने यहाँ पर ये टेक्निक डेवलप करी है। इस टेक्निक में हमने फ्लाई ऐश के साथ कुछ बाइंडर इस्तेमाल किए, जिसमें 98% तक हम फ्लाई ऐश इस्तेमाल करते हैं बाइंडर के साथ में। तो इससे फ्लाई ऐश का बहुत अच्छा निस्तारण हो जाता है और ये टाइल के फॉर्म में बन जाती है। इस टाइल को हम बहुत से कितने भी साइज़, शेप और थिकनेस में डेवलप कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारा मशीनरी सिस्टम किस तरह ऑप्टिमाइज है इसको प्रोड्यूस करने का। और फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा कल नैनीताल पहुंची और सरोवर नगरी की हसीन वादियों का लुत्फ भी उठाया। नैनीताल पहुंचकर जया प्रदा ने शॉपिंग भी की और बाद में रेस्टोरेंट में खाना भी खाया। हालांकि इस दौरान जया प्रदा ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। जया प्रदा रामनगर से नैनीताल घूमने पहुंची थी। उत्तरकाशी और बागेश्वर के जंगलों में भीषण आग लगी है, जिससे लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो गई है। उत्तरकाशी वन विभाग के डुंडा, धरासू, बाड़ाहाट रेंज के जंगल इस वक्त धू धू कर जल रहे हैं। वहीं बागेश्वर जिलाधिकारी कार्यालय के पास की पहाड़ियां पूरी तरह से पूरी रात जलती रही है और वन विभाग जंगलों में लगी आग पर काबू पाने में असफल साबित रहा है। 2 दर्जन से ज्यादा इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, जिसके लिए ना तो कोई नॉर्म्स हैं और ना ही कोई गाइडलाइंस।
आईएमए और डिफेंस सर्विस में स्टूडेंट्स का क्रेज देखते हुए उत्तराखंड में डिफेंस एकेडमी की भरमार है। साथ ही प्रतियोगी एग्जाम के लिए तैयारी करवाते आपको कई इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, जो प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों से आने वाले स्टूडेंट्स को तैयारी कराने के नाम पर मोटी कमाई कर रहे हैं। इसके साथ ही बुक सेलर से लेकर हॉस्टल, पीजी सर्विस देने वाले लोग भी बच्चों औसतन 35 से 40 हजार कमा लेते हैं। एजुकेशन से जुड़े अधिकारी भी मानते हैं कि इस तरह के इंस्टीट्यूट पर कोई ध्यान इसलिए भी नहीं देता क्योंकि इस सेक्टर के लिए कोई नॉर्म्स नहीं है। बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए, सब निजी संस्थाएं हैं और जो पढ़ता है उसकी अपनी सहमति होती है, जो पढ़ाते हैं उनकी अपनी सहमति होती है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट के कोई फीस का या कोई क्या बिल्डिंग का नाम होना चाहिए, इसको लेकर के अभी कोई मानक तय नहीं है। वहीं शिक्षा मंत्री कहते हैं कि इंस्टीट्यूट में भी अब संचालकों के साथ एक मीटिंग कर बात की जाएगी और जरूरत पड़ी तो कार्रवाई भी करेंगे। हमारी सरकार का जो मानना है, हम पहले एक बार अगर कहीं भी ऐसी दिक्कतें हैं तो उनसे बातचीत करेंगे और बातचीत करके उनका समाधान किया जाएगा। जरूरत पड़ेगी तो फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब इन इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट्स नौकरी के लिए निकले या ना निकले, लेकिन इतना जरूर है कि इंस्टीट्यूट अपने टारगेट जरूर फिक्स कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उनियाल की रिपोर्ट। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।